A resistance of 300 ohm and a inductance of 1 by pi Henry are connected in series to a AC voltage of 20 volt and 200 Hz. The phase angle between the voltage and current, phase angle पूछ रहे हैं, तो जो phase angle का फॉर्मूला होता है tan phi, अगर LR सर्किट है तो वो होगा XL अपॉन R। XL की वैल्यू होती है ओमेगा L और ओमेगा होता है 2 पाई FL, 2 पाई F L अपॉन R। सारी वैल्यू डाल देते हैं, देखते हैं फेज एंगल कितना आने वाला है। तो 2 पाई फ्रीक्वेंसी जो है वो 200 हर्ट्ज दी हुई है और जो L है वो 1 अपॉन पाई हेनरी दिया हुआ है, अपॉन जो रेजिस्टेंस है वो 300 ओम है। तो ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 4/3 आ जाएगा। तो ये एंगल 53 डिग्री हो गया। लेकिन अगर हम सिंपली फाई के टर्म्स में लिखें तो फाई कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 4/3। सो योर आंसर इज ए पार्ट। ए पार्ट इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं 12 ओम का रजिस्टर है और 0.21 हेनरी इंडक्टर है, उनको सीरीज में कनेक्ट किया है, ऑपरेटिंग एट 20 वोल्ट 50 साइकिल पर सेकंड। और इसमें भी वही पूछ रहे हैं आपसे, फेज एंगल पूछ रहे हैं करंट और वोल्टेज का। तो ये एकदम सेम क्वेश्चन है और सेम ही मेथड से आंसर बनेगा इसका। tan phi जब हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा XL बाई R। तो सारी वैल्यू डालिए, सब कुछ है आपके पास, 2 पाई FL बाई R और सब कुछ डाल के आपको एक आंसर मिल जाएगा। देखते हैं जरा क्या आने वाला है। 2 पाई F जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो है 50 साइकिल्स पर सेकेंड, ठीक है। पाई की वैल्यू भी डाल देते हैं 2, पाई की वैल्यू मैं 22/7 डाल रहा हूँ, क्यों, अभी आपको समझ में आ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो 50 साइकिल पर सेकेंड 50 हर्ट्ज है और L जो है वो 0.21 दिया है, तो ये 0.21 हो गया। अपॉन R से डिवाइड करेंगे तो R जो है वो 12 ओम है। ये ऐसा इसलिए किया गया है ताकि 50 और 2 मल्टीप्लाई होकर 100 हो जाएगा और 100 से ये पॉइंट उड़ जाएगा और 7 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 3 टाइम्स और 3 से इसको कैंसिल करेंगे हम 4 टाइम्स और 4 से अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये 5.5 आ जाएगा। तो tan phi जो आ रहा है वो 5.5 आ रहा है। अब जरा देखते हैं ये वैल्यू क्या होने वाली है। देखिए 40 तो होगा नहीं क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है और tan 40 आप कहोगे तो 1 से भी छोटा होना चाहिए। 90 में तो ये अनडिफाइंड या इन्फाइनाइट हो जाता, तो सिर्फ एक ही आंसर बनेगा और वो आंसर क्या होगा, 80 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि रेजिस्टेंस दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, रेजिस्टेंस दैट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज with inductance of 0.2 Henry in order that the phase difference between current and EMF may be 45 degree when the frequency is 50 Hz। सेम क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला लगेगा। कह रहे हैं फेज एंगल 45 होना चाहिए, यानी tan 45 डिग्री को हम लिखेंगे XL बाई R और XL की वैल्यू होगी 2 पाई FL बाई R। तो ये सेम क्वेश्चन बनेगा, सारी वैल्यू आप डाल दीजिए और आपको यहाँ से क्या मिल जाएगी, R की वैल्यू मिल जाएगी कि R कितना होगा। तो tan 45 1 होता है तो R की वैल्यू XL के बराबर होगी 2 पाई को हम लिख लेते हैं 3.14 और फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज है और इंडक्टेंस जो है वो 0.2 है। तो ये जो 50 और 2 जो है वो मिलके 100 हो जाएगा, तो ये पॉइंट यहाँ से गायब हो जाएगा। तो ये आपका जाएगा 314 इंटू 0.2। 0.2 जो होता है वो 1/5 के आसपास होगा, तो ये आपका 62.8 ओम आंसर बन जाएगा इसका। जब हम 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 62.8 ओम जो है वो आंसर बन जाएगा, बी पार्ट। A student connects a long air cord coil of magnetic wire to a 100 volt DC supply and records a current of 25 एम्पियर, ठीक है, 25 एम्पियर की करंट आई और डीसी सप्लाई से। तो जो कॉइल है, कॉइल के अंदर का जो रेजिस्टेंस है उससे ये करंट की सप्लाई आई होगी। और जब कह रहे हैं सेम कॉइल को एसी वोल्टेज से कनेक्ट किया तो सप्लाई 20 एम्पियर की है, ठीक है। तो जरा समझिए क्या सिचुएशन है। जब कोई कॉइल है तो उसके अंदर कॉइल तो होगा ही होगा, एल तो होगा ही होगा, उसके साथ रेजिस्टेंस भी होगा, एल और आर। और जब आपने डीसी वोल्ट की बैटरी लगाई है तो सैचुरेशन पे सिर्फ आर देगा अपोजिशन, तब जो 25 एम्पियर की करंट है वो ईएमएफ 100 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस के बराबर होगा। तो यहाँ से रेजिस्टेंस आपको 4 ओम पता लग गया। अब आपने जब यही सेटअप को एसी सोर्स के अक्रॉस लगाया तो अब जो अपोजिशन होगा वो इंडक्टर भी देगा और रेजिस्टेंस भी देगा। तो अब जो करंट 20 एम्पियर आएगी वो आपकी आ जाएगी, वोल्टेज कितना, 100 अपॉन अपोजिशन Z होगा और Z की वैल्यू होगी √R² प्लस XL का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप Z की वैल्यू देखोगे तो ये कैंसिल आउट होकर 5 आ जाएगा, यानी √R² प्लस XL का स्क्वायर जो होगा ये 5 के बराबर है। अब R की वैल्यू अगर 4 ओम है
तो डेफिनेटली एक्सएल की वैल्यू 3 ओम होनी चाहिए। तो बस यही पूछ रहे हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होगा, एक्सएल कितना होगा। तो एक्सएल की वैल्यू आ जाएगी 3 ओम, तभी 3 और 4 का रिजल्टेंट क्या बनेगा, 5 ओम बनेगा। सो योर आंसर इज बी पार्ट। Alternating current is flowing in an inductance L and resistance R. The frequency of the source is omega upon 2 pi. Which of the following statement is correct? For low frequency, limiting value of impedance is L. For high frequency, limiting value of impedance is omega L. For high frequency, limiting value of impedance is R. For low frequency, limiting value of impedance is omega L. जरा समझते हैं impedance बनाते हैं। तो impedance जो होगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। अब जरा समझिए, अगर हम लो फ्रिक्वेंसी की बात करें, ओमेगा को हम बहुत 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 कम करते जाएं, इतना कम कर दें कि ऑलमोस्ट जीरो कर दें, तो जेड की जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो आर के बराबर आ जाएगी। तो लो फ्रिक्वेंसी पे इंपीडेंस की लिमिटिंग वैल्यू रेजिस्टेंस के बराबर होगी, उससे नीचे नहीं जा पाएगा। और हाई फ्रिक्वेंसी पे, हाई फ्रिक्वेंसी अगर हम सोचें, अगर ओमेगा आपका बढ़ता चला जाएगा तो ओमेगा एल भी बढ़ता चला जाएगा, और बहुत 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 ज़्यादा बड़ा अगर हो जाएगा और इतना ज़्यादा बड़ा हो गया कि आर के कंपैरिजन में वो बहुत ही ज़्यादा हो गया, तो लिमिटिंग वैल्यू जो होगी वो कहाँ अप्रोच कर रही होगी, वो ओमेगा एल के बराबर अप्रोच कर रही होगी, और उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा होगी। क्यों, आर कुछ तो होगा, ठीक है। और ओमेगा अगर बहुत कम होता जाएगा, बहुत कम होता जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो के आसपास पहुंचे जाएगा, तो जेड कहाँ अप्रोच कर रहा होगा, जेड जो है वो आर अप्रोच कर रहा होगा, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं क्या आंसर बनेगा। फॉर लो फ्रिक्वेंसी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस इज एल, ये तो डायमेंशनली करेक्ट है, एल की डायमेंशन जेड की डायमेंशन में नहीं होती है, ठीक है। तो ये तो वैसे ही गलत है आपका। ये नहीं बनेगा, ठीक है। अगला वाला समझते हैं क्या कह रहे हैं। एट नेक्स्ट में कह रहे हैं फॉर हाई फ्रिक्वेंसी द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस इज ओमेगा एल। ये हो सकता है, तो ये हो सकता है क्योंकि अगर फ्रिक्वेंसी बहुत हाई है तो ओमेगा एल बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू आर से बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, तो ओमेगा एल हम बना सकते हैं। तो ये वाला आंसर आपका बन सकता है, ठीक है, ये वाला आंसर आपका बन सकता है। बाकी थर्ड में देखते हैं फॉर हाई फ्रिक्वेंसी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस इज आर। हाई फ्रिक्वेंसी पे तो नहीं होगा, तो ये गलत हो गया आपका, ठीक। अब जरा ये देखते हैं फॉर लो फ्रिक्वेंसी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस, अगर फ्रिक्वेंसी बहुत कम होगी तो लिमिटिंग वैल्यू आर के बराबर होगी, और ये कह रहे हैं ओमेगा एल, तो ये भी गलत हो गया। तो जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा बी पार्ट, ठीक है, बी पार्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एसी सर्किट में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस सीरीज में कनेक्टेड हैं, पोटेंशियल और करंट के बारे में कह रहे हैं क्या होगा। तो पोटेंशियल अगर वी नॉट साइन ओमेगा टी है, तो करंट जो है वो पोटेंशियल से, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है तो करंट जो है वो पोटेंशियल से कुछ पीछे होगी। कितना पीछे होगी, 90 डिग्री पीछे होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। अब जरा समझिए, इन एन एसी सर्किट रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा, एक तो इंडक्टर होगा और एक रेजिस्टेंस होगा, सीरीज में कनेक्टेड हैं, और एसी सोर्स से आपने कनेक्ट कर दिया। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर वोल्टेज वी नॉट साइन ओमेगा टी है तो करंट क्या होगी, तो करंट होगी वी नॉट बाई जेड, और जेड ओमेगा एल नहीं होगा, जेड होगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, और ये बनेगा साइन ओमेगा टी। और करंट इंडक्टर वाले सर्किट में पीछे होती है, कुछ एंगल पीछे होगी, -5, 90 डिग्री पीछे होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इन एन एसी सर्किट रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, द पोटेंशियल एंड करंट इन इंडक्टेंस, ओके, पूरे सर्किट की बात नहीं हो रही, इंडक्टेंस की बात हो रही है। तो इंडक्टेंस में जो करंट होती है वो अपने पोटेंशियल से 90 डिग्री पीछे होती है। तो इसमें वो ऑप्शन देखना है जिसमें करंट अपने इंडक्टेंस से 90 डिग्री पीछे है, वो ऑप्शन देखना है। इसमें तो करंट आगे है, ये वाला आंसर बनेगा सी पार्ट। इसमें जो पोटेंशियल से करंट जो है वो 90 डिग्री क्या है, पीछे। तो अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ये क्या बन जाएगी, करंट। तो बिल्कुल ठीक आंसर बनेगा ये वाला, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा था कि टोटल करंट की बात हो रही है, टोटल करंट की बात नहीं हो रही है, नहीं टोटल पोटेंशियल की बात हो रही है, ठीक है, ना टोटल करंट की बात हो रही है, ना टोटल पोटेंशियल की बात हो रही है। इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज और इंडक्टर से पास होने वाली करंट की बात हो रही है। तो इसमें हम सिर्फ उतने से काम कर देंगे कि करंट 90 डिग्री पीछे होगी, उतने से ही आपका काम मिल जाएगा इसमें।
The capacity of एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी सी इज कनेक्टेड टू एसी सर्किट, द अप्लाइड ईएमएफ दिया हुआ है, आपको करंट पूछ रहे हैं, तो करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होगी, तो वी नॉट अपॉन 1/ओमेगा सी बनेगा और साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2, तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका फोर्थ आंसर आपका बन जाएगा। इसमें कह रहे हैं एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी सी एंड रिएक्टेंस एक्स, इफ कैपेसिटेंस एंड फ्रीक्वेंसी बिकम्स डबल देन रिएक्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा सी। अब आप कह रहे हो फ्रीक्वेंसी भी डबल कर रहे हो और कैपेसिटेंस भी डबल कर रहे हो, तो रिएक्टेंस तो 1/4 हो जाएगा, तो आपका आंसर बनेगा सी पार्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसमें कह रहे हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछ रहे हैं इंडक्टिव कॉइल का, तो सिंपल एक्स एल पूछ रहे हैं और एक्स एल की वैल्यू होगी ओमेगा एल और ओमेगा एल होगा 2πfl। सारी वैल्यू डाल दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 2π, फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज और एल दिया है 1/π, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 ओम आज का आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं इंडक्टेंस दिया है आपको 0.4 हेनरी, 0.4 हेनरी इंडक्टेंस दिया है और रेजिस्टेंस दिया है आपको 100 ओम और एसी सोर्स से कनेक्ट किया है और फेज डिफरेंस पूछ रहे हैं वोल्टेज और करंट में। फिर से बहुत ही आसान, tan phi आपसे पूछ रहे हैं, तो tan phi की जो वैल्यू आती है वो आती है XL/R। सारी वैल्यू डाल दीजिए, अभी आपको आंसर मिल जाएगा। 2π, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज और L कितना है 0.4 अपॉन R कितना दिया 100 ओम, तो ये 50 और इंटू 200 से कैंसिल आउट हो गया, तो 0.4 ओम, तो फाई आ जाएगा 10 इनवर्स 0.4 पाई। सो योर आंसर इज बी पार्ट। इफ द करंट थ्रू एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस इज गिवन बाई आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो वोल्टेज पूछ रहे हैं, तो वोल्टेज एक तो करंट से 90 डिग्री आगे होगा, इंडक्टर है, इंडक्टर में करंट पीछे होती है, वोल्टेज आगे होता है, तो 90 डिग्री आगे होगा, ठीक है। और वोल्टेज की जो पीक वैल्यू होगी वो होगी करंट की पीक वैल्यू इनटू अपोजिशन, दैट इज ओमेगा एल, तो आपका आंसर बनेगा ये बी पार्ट, बी पार्ट आंसर बन जाएगा ये। अगला क्वेश्चन करते हैं, 50 हर्ट्ज एसी सोर्स ऑफ 20 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस आर एंड सी एज शोन इन ए फिगर, द वोल्टेज अक्रॉस आर इज 12 वोल्ट, आर के अक्रॉस 12 वोल्ट है और ये 20 वोल्ट लगाया हुआ है, यहाँ पे ये 20 वोल्ट है और आर के अक्रॉस 12 वोल्ट है, और कैपेसिटेंस के अक्रॉस पूछ रहे हैं वी सी के अक्रॉस कितना होगा, तो जो नेट वोल्टेज आता है वो आता है √ऑफ वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर, ठीक। इसमें सारी वैल्यू डाल दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। अगर ये 12 वोल्ट है तो इसके अबाउट 16 वोल्ट होगा, तब नेट में पाइथागोरस लग के ये 20 वोल्ट आंसर आ जाएगा। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इम्पीडेंस पूछ रहे हैं सर्किट का कितना होगा, ये 200 है और ये 150 है, तो जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होगा, Z इज इक्वल टू √ऑफ आर स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, तो ये 200 है और वो 150 है, तो इसका जो नेट रिजल्टेंट है वो 250 ओम आपको मिल जाएगा। सो योर आंसर इज सी पार्ट। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट दी है 60 हर्ट्ज की और इंडक्टर के थ्रू जा रही है, 1 मिली हेनरी जो है वो उसका इंडक्टेंस है और वोल्टेज ड्रॉप 0.6 वोल्ट का आ रहा है, तो पूछ रहे हैं कि अल्टरनेटिंग करंट कितनी होगी, ठीक है। तो वोल्टेज ड्रॉप आपको पता है कितना है, वोल्टेज ड्रॉप जो है वो 0.6 वोल्ट है, ठीक है। और XL कितना होगा, XL हम निकाल सकते हैं 2πfl करके, तो ये कितना आ जाएगा 2π, फ्रीक्वेंसी कितनी है 60 हर्ट्ज है और L कितना है 1 मिली हेनरी यानी 10⁻³ और आपको अल्टरनेटिंग करंट पूछ रहे हैं एवरेज वैल्यू, अगर ये आरएमएस वैल्यू होगी, ये वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू होगी, तो ये करंट की आरएमएस वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगा वोल्टेज ड्रॉप अपॉन अपोजिशन दैट इज XL, तो सारी वैल्यू डाल दीजिए आप इसमें। ये 0.6 है और ये 2π इंटू 60 इंटू 10⁻³ तो 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻+3 हो जाएगा, तो एक पॉइंट से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका आ रहा है 5/π एम्पियर। 5/π जो होगी वो आरएमएस करंट की वैल्यू होगी। सो योर आंसर इज बी पार्ट।
अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एल सी आर रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटीज इंडक्टेंस कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली, द कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंटिंग डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का अगर मैं फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखूं तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2π√LC। ठीक, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन होगी एल इंटू सी की पावर माइनस हाफ की डायमेंशन, एल इंटू सी की पावर माइनस हाफ की डायमेंशन, और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन जो है वो सेम होगी। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट। इसमें था एल इंटू सी की पावर माइनस हाफ। अगले क्वेश्चन में आपको वोल्टेज दिया हुआ है और सीरीज एलसीआर सर्किट में हमने लगाया है। रेजोनेंस में पूछ रहे हैं करंट जो है वो आई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो पावर डेसिपेशन कितना होगा। तो वी नॉट की वैल्यू जो है वो है 100 ओम, हाँ सॉरी 100 वोल्ट, और जो करंट की पीक वैल्यू होगी वो हो जाएगी वी नॉट बाई आर, तो वो मिलेगी आपको, आर भी 100 है, वी नॉट भी 100 है, तो वो हो जाएगी 1 एम्पियर। और पावर डेसिपेशन पूछ रहे हैं तो एवरेज पावर ही पूछ रहे होंगे, तो एवरेज पावर की जो वैल्यू होती है वो होती है वी नॉट आई नॉट कॉस फाई अपॉन 2, और पावर फैक्टर जो कॉस फाई है वो 1 हो जाएगा, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा क्योंकि रेजोनेंस हो चुका है। तो जो पावर की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी आपकी 50 वॉट एवरेज पावर। सो योर आंसर इज ए पार्ट। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज कनेक्ट किया हमने सीरीज में, रेजिस्टेंस आर है, इंडक्टेंस एल है। इफ द पोटेंशियल ड्रॉ अक्रॉस रेजिस्टेंस इज 200 वोल्ट और इंडक्टेंस में 150 वोल्ट है, तो नेट अप्लाइड वोल्ट कितना होगा, तो वो 250 वोल्ट होगा। ठीक है, अभी जैसे हमने लगाया वैसे निकाल देंगे कि नेट जो वोल्टेज होता है वो होगा अंडर रूट ऑफ वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी माइनस वी एल का स्क्वायर। यहाँ सिर्फ वी एल है तो सिंपली ये वी एल का स्क्वायर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन में भी कह रहे हैं कि सीरीज एलसीआर सर्किट है, आर की वैल्यू 10 ओम है, एक्स एल 20 ओम है, एक्स सी भी 20 ओम है। इसका मतलब ये रेजोनेंस पे हो गया, और रेजोनेंस पे जो पावर डेसिपेट होगी वो अभी हम निकाल सकते हैं। पावर डेसिपेट का फॉर्मूला ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 कॉस फाई, और रेजोनेंस पे कॉस फाई की वैल्यू होती है 1। जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो है 10। मैक्सिमम करंट कितनी होगी, मैक्सिमम करंट 1 एम्पियर हो जाएगी क्योंकि 10 वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज है और 10 ओम का जो है वो रेजिस्टेंस है, अपॉन 2 और कॉस फाई की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये 5 वॉट जो है वो रेजोनेंस पे पावर डेसिपेट होगी, एवरेज पावर 5 वॉट। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सीरीज रेजोनेंट सर्किट है और एल को हम 25% इंक्रीज कर रहे हैं और सी को 20% डिक्रीज कर रहे हैं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा देख लेते हैं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा 1/√LC। अब एल को हमने 25% इंक्रीज किया तो जो नया एल डैश होगा वो हो जाएगा 1.25 एल, और कैपेसिटेंस को 20% डिक्रीज कर दिया तो नया जो कैपेसिटेंस होगा 20% कम हो गया तो 80% बचेगा, यानी 0.80 सी। तो नई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ओमेगा डैश। सारी वैल्यू डालते हैं, देखते हैं क्या आने वाला है। तो एल की जगह डालेंगे हम 1.25 एल, और कैपेसिटेंस की जगह डालोगे 0.80 सी, और जहाँ तक मुझे अंदाजा है आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा, इसका मतलब ओमेगा डैश जो है वो वापस से ओमेगा के बराबर हो गया, यानी कोई चेंज नहीं होगा। सो योर आंसर इज सी पार्ट, रिमेन्स अनचेंज्ड। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ द वैल्यू ऑफ आर इज चेंज, आर की वैल्यू चेंज करेंगे तो क्या होगा। आर की वैल्यू चेंज करोगे तो ये देखो ये 10 वोल्ट और 10 वोल्ट है, इसका मतलब ये सर्किट रेजोनेंस पे है, और रेजोनेंस पे जो नेट करंट होती है, रेजोनेंस पे जो नेट करंट की सप्लाई होती है वो होगी अप्लाइड वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस आर। और आर की वैल्यू चेंज करोगे तो करंट चेंज हो जाएगा, सीरीज में करंट सब में सेम होता है, करंट चेंज हो जाएगा तो इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज चेंज हो जाएगा, बट इन दोनों के अक्रॉस नेट वोल्टेज कितना रहेगा। तो अगर रेजोनेंस की कंडीशन इस्टेब्लिश हो रही है तो नेट वोल्टेज तो जीरो ही रहेगा, तो वो अनचेंज रहेगा। इंडिविजुअल वोल्टेजेस बदलेंगे लेकिन इन दोनों के अक्रॉस जो नेट वोल्टेज रहेगा वो आपका जीरो ही रहेगा। ठीक है, तो वोल्टेज अक्रॉस एल रिमेन सेम गलत है, वोल्टेज अक्रॉस सी रिमेन सेम गलत है, वोल्टेज अक्रॉस एल सी कॉम्बिनेशन रिमेन सेम बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या बनेगा इसका, सी पार्ट। इसमें कह रहे हैं इन एन एसी सर्किट डिक्रीज इन इम्पीडेंस विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी इंडिकेट्स दैट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से जेड कम हो रहा है, तो ऐसा तब हो सकता है जब कैपेसिटर हो उसमें और वही डोमिनेटिंग हो, क्योंकि कैपेसिटर में ओमेगा बढ़ाने से कैपेसिटेंस का जो अपोजिशन होता है वो ओमेगा बढ़ाने से कम हो जाएगा, और कैपेसिटेंस कम होगा तो जेड भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या क्या हो सकता है, या तो सिर्फ कैपेसिटेंस हो तब भी चलेगा, या फिर रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटेंस हो तब भी चलेगा। तीनों हो जाएंगे तो समस्या हो जाएगी, तो हम नहीं कह पाएंगे।
ठीक है, तीनों हो जाएंगे तो समस्या हो जाएगी, हम नहीं कह पाएंगे। या तो सिर्फ आर हो या फिर आर के साथ एक्स ही हो, इतना तक हो। लेकिन अगर तीनों हो गए तो तीनों में तो ग्राफ ये बनता था, z का ग्राफ ये होता था और यहाँ पे z मिनिमम होता था। तो इसमें तो ओमेगा बढ़ाने से पहले z की वैल्यू कम होती है, लेकिन बाद में ओमेगा बढ़ाने से z की वैल्यू बढ़ती भी है। तो सीरीज में अगर ये तीनों हैं तो हम नहीं कह पाएंगे कि ये सही होगा। लेकिन अगर ये सिर्फ x ही है तब भी ये बात सही हो जाएगी, और सिर्फ r और x ही है तब भी ये बात सही हो जाएगी। तो आंसर क्या बनेगा? रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ओनली रेजिस्टेंस नहीं बनेगा और ये तीनों वाला भी नहीं बनेगा। फेज ऑफ करंट इन LCR सर्किट, फेज के बारे में पूछ रहे हैं। तो फेज तो लीड भी कर सकता है, लैग भी कर सकता है। प्रोवाइडेड फ्रीक्वेंसी क्या है? अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से पहले है तो कैपेसिटर डोमिनेट करेगा। मैं बता देता हूँ, अगर ओमेगा नॉट से कम है तो कैपेसिटर डोमिनेट करेगा और करंट फेज में आगे होगी। और अगर ओमेगा नॉट के बराबर है तो करंट सेम फेज में होगी। और अगर ओमेगा नॉट से बड़ा है तो इंडक्टर डोमिनेट करेगा तो वोल्टेज आगे हो जाएगा, करंट पीछे हो जाएगी। तो देखते हैं जरा क्या आंसर बनेगा। बिफोर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी लीडिंग फ्रॉम द फेज ऑफ पोटेंशियल एंड आफ्टर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी लैगिंग फ्रॉम द फेज ऑफ पोटेंशियल, यानी आंसर बनेगा आपका डी पार्ट। फॉर एन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 बाई पाई हर्ट्ज इन LCR सर्किट विद L दिया है, C दिया है, R दिया है। इम्पीडेंस पूछ रहे हैं, तो देखते हैं कहीं ये रेजोनेंस पे तो नहीं है। रेजोनेंस चेक कर लेते हैं, कहीं रेजोनेंस तो नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी जो है, या मैं सीधे XL इक्वल टू XL और XC की वैल्यू निकाल के चेक कर लेता हूँ। XL जो होगा वो होगा आपका 2 पाई FL, 2 पाई F कितना है 500 बाई पाई, और L कितना है 1, तो ये आ गया 1000 ओम। जरा XC चेक करते हैं, XC कितना हो जाएगा। तो XC होता है 1/2 पाई FC, तो 1/2 पाई F कितना है 500 बाई पाई, और C कितना है 10⁻⁻⁶, तो ये भी 1000 आ जाएगा। इसका मतलब ये रेजोनेंस पे है, और रेजोनेंस पे जो इम्पीडेंस होता है वो मिनिमम होता है और वो रेजिस्टेंस के बराबर होता है। सो योर आंसर विल बी 100 ओम। 100 ओम आपका आंसर बन जाएगा। एक AC सर्किट है, वो 5 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है 160 वोल्ट से, और पावर कंजम्पशन 600 वाट का है। तो पावर फैक्टर पूछ रहे हैं, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाते हैं। पावर फैक्टर का फॉर्मूला, पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होगा IRMS इंटू कॉस फाई। सब RMS वैल्यू होती हैं, कुछ नहीं दिया जाता तो RMS ही मानते हैं। पावर कितना कंजम्पशन है 600 वाट, RMS वोल्टेज 160 है, RMS करंट 5 है, और कॉस फाई आपको निकालना है। तो एक 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 से कैंसिल करेंगे तो 12 टाइम्स। तो जो कॉस फाई आपका आ रहा है वो 3/4 आ जाएगा, यानी पावर फैक्टर की वैल्यू आ रही है 0.75। So your answer is B part। अगला वाला तो सीधे फॉर्मूला है, इफेक्टिव वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर VL है, कैपेसिटेंस के अक्रॉस VC है, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस VR है। तो टोटल वोल्टेज पूछ रहे हैं, तो अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का स्क्वायर लिख लो, या VL माइनस VC का स्क्वायर लिख लो, सेम ही आएगा। तो आंसर बनेगा आपका C पार्ट। सीरीज LCR सर्किट में पावर लॉस पूछ रहे हैं, रेजोनेंस पे क्या होगा। तो रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस पे जो पावर लॉस होगा वो सिर्फ रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, तो वो हो जाएगा ERMS इंटू IRMS। IRMS खुद होगा ERMS अपॉन Z, और Z खुद क्या होगा R के बराबर, इंटू कॉस फाई। कॉस फाई की वैल्यू होती है 1। तो या तो आप लिख दो ERMS का स्क्वायर अपॉन R, या फिर यही वैल्यू हो जाएगी IRMS का स्क्वायर इंटू R। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ तब चलेगा जब सिस्टम रेजोनेंस पे होगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर बनेगा आपका? आपका आंसर ये नहीं बनेगा, रेजोनेंस पे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। आंसर बनेगा आपका C पार्ट। कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी 1। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस पावर फैक्टर विल बी निग्लिजिबल। पावर फैक्टर किस केस में निग्लिजिबल होगा? पावर फैक्टर निग्लिजिबल होने का मतलब है 0, और 0 वैल्यू तब होती है या तो प्योर इंडक्टेंस हो, या प्योर कैपेसिटेंस हो, या इंडक्टर और कैपेसिटर का कोई भी कॉम्बिनेशन हो, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाई इंडक्टेंस चलेगा बट रेजिस्टेंस लो होना चाहिए। लो रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा? C पार्ट, लो रेजिस्टेंस। एन AC सप्लाई गिव्स 300 वोल्ट RMS विच पासिस थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस, द पावर डेसिपेशन कितना होगा?
तो अभी हमने देखा था प्योर रजिस्टर होता है तो कॉस फाई की वैल्यू 1 हो जाती है, तो पार का फॉर्मूला ये बन सकता है ई आर एम एस का स्क्वायर अपॉन आर। तो आर एम एस वोल्टेज दिया 30, तो 30 इंटू 30 हो जाएगा ये 900 अपॉन रेजिस्टेंस दिया 10, तो ये 90 वॉट जो है वो एवरेज पावर का डेसिपेशन होगा। फॉर गिवन सर्किट द पावर फैक्टर इज, इस गिवन सर्किट के लिए पावर फैक्टर पूछ रहे हैं, तो पावर फैक्टर कॉस फाई की जो वैल्यू होती है वो होती है आर अपॉन जेड। तो इसमें आपको आर दिया है, जेड आप निकाल सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, एल पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, तो सब कुछ सॉल्व करके आप सारी वैल्यू डालो, आपको आंसर मिल जाएगा। एनर्जी लॉस इन प्योर इंडक्टेंस, प्योर कैपेसिटेंस, प्योर इंडक्टेंस में जो एनर्जी लॉस होता है वो जीरो होता है, कोई एनर्जी लॉस नहीं होता। एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, फिर रिलीज कर दी जाती है, फिर एब्जॉर्ब होती है, फिर रिलीज कर दी जाती है। सर्किट सिस्टम से लेता है, फिर सिस्टम को वापस कर देता है। द पावर फैक्टर ऑफ एल आर सर्किट, एल आर सर्किट का पावर फैक्टर क्या होगा, तो कॉस फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आर बाई जेड, और जेड जो होगा एल आर सर्किट का वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। सो योर आंसर इज बी पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इन अल्टरनेटिंग सर्किट प्रोवाइड मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर तो प्योर रेजिस्टेंस होना चाहिए, ओनली रेजिस्टेंस, बाकी दोनों तो पावर जीरो प्रोड्यूस करते हैं। इन एन ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर पे क्यू है, और चार्ज पूछ रहे हैं जब आधी एनर्जी आधी मैग्नेटिक फील्ड में हो और आधी इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, तो जो मैक्सिमम एनर्जी होगी वो होगी क्यू स्क्वायर बाई 2c, ये होती है एनर्जी। अब आप चाहते हो उसकी एनर्जी आधी रह जाए, तो एनर्जी आधी तब रहेगी जब चार्ज जो होगा वो क्यू बाई रूट 2 हो जाएगा। अगर चार्ज क्यू बाई रूट 2 होगा तो एनर्जी आपकी आधी रह जाएगी, क्योंकि क्यू का स्क्वायर करोगे तो क्यू स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा यहाँ पे। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। अगले वाले में कह रहे हैं एलसी सर्किट है, रेजोनेंस में सी दिया और एल दिया, नेगलेक्टिंग ओमिक रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं। तो सिंपल ये फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। सारी वैल्यू डालो और आपको एक आंसर मिल जाएगा।